नए चैप्टर का नाम लिखो इंडियन इकनॉमी। इंडियन इकनॉमी। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। लगभग 7 से लेकर 10 मार्क्स तक की वेटेज रखता है और अच्छा चैप्टर है और मज़ेदार चैप्टर है। और अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ बातें आपने 12th में भी पढ़ रखी हैं। कुछ बातें, कुछ नई भी होंगी, लेकिन काफ़ी कुछ बातें आपने 12th के अंदर भी पढ़ रखी होंगी। तो इसका नाम लिखो आप इंडियन इकनॉमी। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस पूरे चैप्टर में हमें टोटल 7 बातें पढ़नी है। तो आप 7 बाइफरकेशन कर सकते हो ताकि आपको पता रहेगा जब भी चैप्टर खोलोगे कि भाई चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो आप ब्रेक करके पढ़ सकते हो कि चैप्टर कैसे है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा, आज़ादी से पहले। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1850 से लेकर 1947 तक। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे आज़ादी से पहले का दौर क्या था। फिर उसके बाद जब आज़ादी हमें मिल गई, मतलब इंडिपेंडेंस मिल गया, तो फिर हम पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 1991 तक क्या बातें हुई। मतलब इसको आप कह सकते हो पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस। लेकिन इस पूरे दौर के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौर के अंदर रिफॉर्म्स भी हुए। एक हुए 1980s में रिफॉर्म्स, वो पढ़ेंगे, तीसरा टॉपिक। और एक तो आपने पढ़ ही रखा है जिसमें आपका जन्म हुआ था, मतलब 1990s में जो रिफॉर्म्स आए थे, फिर वो पढ़ेंगे। वो बड़े वाले रिफॉर्म्स थे, तगड़े वाले, LPG, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स की कहानी हो गई। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई रिफॉर्म्स आ गए और रिफॉर्म्स आने के बाद हमारा मतलब उसके बाद क्या हुआ, यानी कि पोस्ट रिफॉर्म्स, यानी कि 1991 के बाद क्या हुआ, है ना। मतलब लिख सकते हो ब्रैकेट में 1991 ऑनवर्ड्स कि रिफॉर्म्स आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो पढ़ेंगे। बाकी 6th टॉपिक जो है वो एक अलग टॉपिक है, उसका मतलब इस ऐसे टाइमलाइन से लिंक नहीं है। उसमें हम नीति आयोग के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ी सी। नीति आयोग, तो वो छठा टॉपिक होगा। और उसके बाद 7वें टॉपिक के अंदर हम आपको बताएंगे करंट स्टेटस, कि फ़िलहाल हमारी इकनॉमी कैसी है, आज का दौर। तो मतलब पूरा इतिहास से लेकर शुरू होते हुए कहानी आज आपके मतलब प्रेजेंट तक पहुंचेगी। तो भूतकाल से कहानी शुरू होगी और वर्तमान तक आ जाएगी। लगभग आप 200 वर्षों की जर्नी पढ़ेंगे, 1850 से लेकर 2024-25 तक। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया। तो हम 1 बाय 1 नाम डालकर, मतलब हेडिंग की तरह सबके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 मेन हेडिंग डाल लेते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो 1850 से 1947। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज़ादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस एरा। आज़ादी से पहले की कहानियाँ करेंगे हम। चलो, तो पहले इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट एरो डाल के लिखना है आपको, इंडियन इकनॉमी वॉज prosperous
and self-reliant. Indian economy was prosperous and self-reliant. तो इसमें आप prosperous को और self-reliant को अंडरलाइन कर लो. Second arrow, it controlled between 1/3 and 1/4 of world's wealth. It controlled between 1/3 and 1/4 of world's wealth. तो दुनिया की लगभग 1/4 या 1/3 संपत्ति हम कंट्रोल करते थे. तो हम कितने अमीर थे. थर्ड, एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन. ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व थे. एग्रीकल्चर वॉज डोमिनेंट ऑक्यूपेशन. तो यहाँ तक तीनों पॉइंट्स ओके. तो हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस थी, मतलब फली फूली थी, सेल्फ रिलायंट थी, किसी पर हम आत्मनिर्भर थी. हाँ, किसी पर हम मतलब डिपेंडेंट नहीं थे. हम दुनिया की वेल्थ का 1/3 या 1/4 के आसपास हिस्सा कंट्रोल करते थे. एग्रीकल्चर हमारा डोमिनेंट ऑक्यूपेशन था, ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व थे. नेक्स्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हाथ के कारीगर थे. आर्टिसंस मतलब होते हैं जो आर्टिस्ट्स हो गए, एक तरह से हाथ से खूबसूरत चीज़ें जो बनाते हैं. क्राफ्ट्समैन भी वही हो गए एक तरह से. तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन थे. इसके अलावा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी बहुत पॉपुलर थी उस टाइम पर हमारी. वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो बस मतलब ये कुछ बातें लिखी हैं. तो इन बातों से आप सहमत हैं सब बच्चे? ओके हैं जी. तो ये सारी बातें मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा की थी, मतलब कुछ फीचर्स थे. अच्छा, फिर इसी के नीचे स्टार पॉइंट डाल के लिखना है. एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ इंडिया. इसको आप एक ब्लॉक सा बना लेना, मतलब ये भी एक मिनी टॉपिक है कि भाई जब इतिहास की बात चली रही है तो शुरुआत कहाँ से हुई थी. एंशिएंट फिलॉसफी क्या थी, सबसे पहला सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब कहाँ से शुरू हुआ था इतिहास. तो एक छोटी सी ड्राइंग बनाओ, एक आदमी बनाओ. आदमी का नाम है जी चाणक्य. तो चाणक्य जी ने एक किताब लिखी थी, बताओ कौन सी. तो लिखो इन्वर्टेड कॉमास में. तो किताब जो थी वो थी अर्थशास्त्र. अर्थ ARTHA, शास्त्र SHASTRA, अर्थशास्त्र. तो इस किताब को या चाणक्य जी के इस काम को सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क माना गया कि भाई एंशिएंट बात करें अगर पुराने ज़माने में, तो भारत का इतिहास मतलब चाणक्य के दौर से चला आ रहा है, जब अर्थशास्त्र नामक उन्होंने जो किताब लिखी थी, जिसके बारे में भी एक लाइन लिखनी है आपको नीचे, तो एरो डाल के लिखना. अर्थशास्त्र is the science of
फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना अर्थ, ARTH, अर्थ, और मटेरियल वेल बीइंग, मटेरियल वेल बीइंग, कॉमा, which is primarily, फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना वेल्थ, एंड सेकेंडरीली फिर इन्वर्टेड कॉमास में लिखना द लैंड। तो इसमें आपको वेल्थ को हाईलाइट करना है और लैंड को हाईलाइट करना है। वेल्थ को हाईलाइट करना है और लैंड को हाईलाइट करना है। तो बेसिकली अर्थ वर्ड जो है, अर्थ का क्या मतलब है, ARTH, अर्थ। तो अर्थ का मतलब खाली संपत्ति नहीं है, मतलब हिंदी भाषा में अर्थ को संपत्ति से लोग जोड़कर देखते हैं कि भाई अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में कहते हैं ना इकोनॉमिक्स, मैं हिंदी में कहता हूँ अर्थशास्त्र। तो वैसे जनरली लोग सोचते हैं इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का मतलब है कि मनी की बात हो रही है, वेल्थ की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाणक्य साहब ने जो अर्थशास्त्र का मतलब बताया, उसमें अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, वेल्थ के साथ साथ है लोगों की भलाई। तो लोगों की भलाई को कहते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ, मटेरियल वेल बीइंग। तो अर्थ का मतलब जो है वो थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। अर्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। तो उस ज़माने में इसमें दो बातें कवर की जाती थी। प्राइमरीली वेल्थ, कि मतलब कोई भी राजा अगर शासन चलाता है, तो ये तो आपको पता है वैसे चाणक्य साहब जो है वो किसके मंत्री थे या किसके मतलब कह सकते हैं कि सलाह देते थे। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य साहब जो थे, जो शासक थे, जो राजा थे, उनको देश चलाना था। तो वो उनको सारा ज्ञान देते थे कि कैसे आप वेल्थ इकट्ठा कर सकते हो, कैसे लोगों से टैक्स ले सकते हो, लेकिन उस पैसे को जो टैक्स लोगे उसको लोगों के कल्याण में भी लगाना है, लोगों की भलाई के लिए भी लगाना है। तो ये बातें वो सिखाते थे। तो इसमें दो बातें कवर की जाती हैं बेसिकली। प्राइमरीली वेल्थ, वेल्थ का मतलब हो गया संपत्ति, एंड सेकेंडरीली लैंड, लैंड का मतलब होता था ज़मीन। तो वो इस पे भी फोकस करते थे उस टाइम पे कि जितना ज़्यादा हो सके हमें अपने लैंड पर प्रोडक्शन करना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके हमें खेती बाड़ी करनी चाहिए। उस टाइम पे वो दो बातें कहते थे। तो एक तो फोकस होता था वेल्थ पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर, और दूसरा फोकस होता था ज़मीन पर। तो ज़मीन का मतलब है एग्रीकल्चर पर। तो दो बातें अर्थशास्त्र में कवर करी थी। ठीक है, तो ये मतलब एक एंशिएंट कहानी थी, तो वो भी हमें लिखनी थी। फिर इसी के नीचे अगला एरो में लिखना है। अभी उसी में ही चल रहा है सब कुछ। द एंशिएंट पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, the ancient period of British rule can be divided into के आगे डैश डालना और उसमें A और B। तो A में लिखना है रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रैकेट में 1757 to 1858, और बी में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रैकेट में 1858 to 1947। तो ये भी एक मतलब ऐतिहासिक बात है, शायद आपको पता हो कि भाई ब्रिटिश रूल जो था वो हमारे देश के अंदर दो भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले वो 1757 में आए थे ये कहकर कि हम तो सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हम तो सिर्फ बिजनेस करने आए हैं, और कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लोगों को लगा ठीक है भाई क्या दिक्कत है, व्यापार करने आ जाओ,
तो 100 साल तो उन्होंने व्यापार का ढोंग रचा, फिर उसके बाद 100 साल बाद यानी कि 1858 से फिर ब्रिटिश सरकार भी यहाँ पर आ गई, फिर हमें अपनी कॉलोनी बना दिया उन्होंने, और फिर प्रॉपर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करा लगभग 90 साल तक। तो बेसिकली 2 एरा माने जाते हैं ब्रिटिश रूल के। शुरू के 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, फिर अगले 90-95 साल ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें हम उनकी कॉलोनी थे बेसिकली। तो समझ आ गया पॉइंट। तो ये भी एक ऐतिहासिक पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एरो में लिखना है द इंडियन exports of finished goods subject to heavy tariffs और अगला एरो भी लिख लो, फिर एक साथ ही समझाता हूँ। सेकंड अगले एरो में imports from British were subject to lower tariffs. Imports from British were subject to lower tariffs. तो देखो जी, ब्रिटिशर्स की चालाकी। तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी फिनिश्ड गुड, तो उस पर तो क्या चार्ज करेंगे वो, हैवी टैरिफ्स। हैवी टैरिफ्स का मतलब है ज़्यादा टैक्सेस। ठीक है, हैवी टैरिफ का मतलब क्या हो गया, ज़्यादा टैक्सेस। और अगर हम ब्रिटेन से लेट से गुड्स इंपोर्ट करेंगे, तो उसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है कर लो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसमें वो चार्ज करेंगे क्या, लोअर टैरिफ्स, कम टैक्स लगाएंगे, या कहीं कहीं पर तो ज़ीरो भी टैक्स था। तो इसका मतलब हम सामान बेचें तो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, और अपने देश से वो सामान बेचें तो कह रहे हैं कम टैक्स लगेगा ताकि हम खरीद लें आसानी से। तो इस पॉलिसी को आपको पढ़ाया था 12th में, कुछ कहते थे, क्या था, नहीं बताओ। हाँ, और उसका और बेहतर नाम क्या था, नहीं दीदी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होता है इंडस्ट्रियां खत्म करना। इस भेदभाव को क्या कहते थे, वेरी गुड, तो ऑनलाइन की चीती ने बताया, डिस्क्रिमिनेटरी। भेदभाव हो रहा है ना भाई, भेदभाव हो रहा है, समझ रहे हो आप, भेदभाव कि भाई आप बेचोगे तो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, हम बेच रहे हैं तो कम टैक्स लगा रहे हैं, तो भेदभाव हो रहा है। तो इसको बोलते थे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो ये आप बादल में लिख लो। तो ये ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी थी, ये शब्द एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ओके हो गई कहानी ये वाली भी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो हम सामान बेच रहे हैं तो ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, और खुद अब बेच रहे हैं हमारे देश में तो कह रहे हैं ठीक है कम टैक्स लगा देंगे ताकि वो हम खरीद सकें। तो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अच्छा, और भी कुछ बातें थी, वो भी लिखते हैं नेक्स्ट एरो डाल के। लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, large scale unemployment and absence of alternative sources of employment which forced many to depend on, बताओ क्या, तो एक तो कह रहा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी,
और कोई और ऑल्टरनेटिव काम करने के भी सोर्सेज नहीं थे। तो इसीलिए फोर्सफुली, मजबूरन ज़्यादातर लोग किस पर डिपेंड हुए? नहीं, मतलब काम, कौन से काम पे डिपेंड हुए? एग्रीकल्चर। तो आपने पढ़ा होगा ना डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसीलिए तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हुआ ना एग्रीकल्चर में, कि भाई किसी के पास जब कुछ करने को नहीं है, भाई भगवान ना करे कल को आप सीए में पास नहीं हुए, फेल हो गए, तो आप क्या करोगे मजबूरन? खेती बाड़ी। तो मतलब आपको पुराने ज़माने में जाके सोचना है। बच्चा कह रहा है सर आज थोड़ी ना करेंगे हम खेती बाड़ी, मतलब पुराने ज़माने में जिसके पास कोई काम नहीं है तो वो तब मजबूरी में क्या करता था? एग्रीकल्चर। तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में उस टाइम पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता था, बहुत सारे लोग फोर्सफुली एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए। अच्छा, और क्या था अगला पॉइंट? सब डिवीजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, ये भी चक्कर था उस समय। तो सब डिवीजन का मतलब या हाँ, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, और फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी वही। तो मतलब ज़मीन पर इतना प्रेशर आ गया था, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में आ गए थे कि ज़मीन जो थी वो फ्रेगमेंटेड रहती थी, टुकड़ों में बट गई थी, थोड़ा सा हिस्सा आपका, थोड़ा सा हिस्सा मेरा, थोड़ा सा किसी और का। तो मतलब लैंड होल्डिंग्स जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सब डिवाइडेड हो गई थी। तो मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा, आपके पास थोड़ा सा टुकड़ा, ऐसे हो गया था। उसके बाद इंपोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन चालू था, तो उसने अपने मशीन से बने हुए गुड्स सस्ते कर रखे थे। तो मान लो आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, आपको कहा जाए कि भाई आपको इंडिया में बना हुआ कुर्ता पजामा पहनना है, 500 रुपये का मिलेगा, या बाहर से जॉन सीना की टी शर्ट खरीद के पहन सकते हो, वो अच्छी क्वालिटी की भी है और वो 100 रुपये की मिलेगी। तो आप कौन सा खरीदोगे? 500 रुपये का कुर्ता पजामा खरीदोगे खादी का, या जॉन सीना की अच्छी वाली टी शर्ट मशीन से बनी हुई 100 रुपये की खरीदोगे? जॉन सीना की टी शर्ट खरीदोगे ना 100 रुपये वाली आप, अच्छी, क्योंकि आपको वो सस्ती मिल रही है और अच्छी भी है क्वालिटी में। तो ये ब्रिटिशर्स की चाल थी कि भाई आपको मशीन से बने हुए गुड्स सस्ते दामों में मिल जाएंगे इंपोर्ट करने से। तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक कुर्ता पजामा बना रहा है बेचारा खादी का, उसकी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। तो उनकी चाल थी ब्रिटिशर्स की ये। तो इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब एक बच्ची पूछ रही है क्या होता है, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े कर देना, छोटे छोटे टुकड़े। तो जैसे आपको डेयरी मिल्क चॉकलेट मिले तो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हो, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एरो, ये तो सुना ही होगा आपने, ज़मींदारी सिस्टम। बस, तो ज़मींदारी सिस्टम ये भी प्रिवेल करता था उस समय। तो क्या होता था ज़मींदारी सिस्टम? हाँ, तो मतलब ज़मींदारी सिस्टम में क्या होता था, मैं ऐसी ड्राइंग बना देता हूँ। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये बोल दिया था कि जो लैंड ओनर्स हैं, ज़मीन का मालिक ज़मींदार्स को बना दिया था, और ज़मींदार्स का काम ये था कि वो स्मॉल स्मॉल फार्मर्स से कल्टीवेशन करवाते थे। और ब्रिटिशर्स ये कहते थे ज़मींदार से कि भाई आप हमें हर महीने की पहली तारीख को लगान देंगे, यानी कि टैक्स देंगे।
तो अगर ज़मींदार टैक्स नहीं भर पाएगा तो उससे ज़मीन छीन लेते थे। तो ज़मींदार इसी डर के चक्कर में किसको एक्सप्लॉइट करता था? फार्मर्स को। तो वो फार्मर्स से दिन रात काम करवाता था, कहता था भाई उगाओ, क्रॉप्स उगाओ। तो इस पूरे मॉडल को ज़मींदारी सिस्टम कहते थे। तो जिसमें ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़मीन की ओनरशिप ज़मींदार को देते थे और ज़मींदार जो है फार्मर्स से काम करवाते थे। तो मतलब ये एक मॉडल था ज़मींदारी सिस्टम, ठीक है। तो ये भी चलता था। उसके बाद और क्या चलता था? नेक्स्ट, हाई इनडेप्टनेस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स। बेचारे जो किसान थे वो लोन में ही दबे रहते थे, मतलब हाई इनडेप्टनेस थी। इनडेप्टनेस मतलब वही लोन ज़्यादा हो गया था, डेट ज़्यादा हो गया था, तो किसानों पर बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए थे। ये भी एक फीचर था। इसके अलावा फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट टिल 1850। 1850 तक तो हमारे देश में मतलब कोई फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था फैक्ट्री भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, तो मतलब प्रोडक्शन फैक्ट्री बेस्ड था ही नहीं 1850 तक। तो उसके बाद धीरे धीरे एक दो इंडस्ट्रियाँ लगी थी। बताओ कौन सी लगी थी? बड़ी वाली टिस्को लगी थी, हाँ, और कुछ जूट मिल्स लगे थे और कुछ कॉटन मिल्स लगे थे बस, हाँ। तो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन डिड नॉट एग्जिस्ट टिल 1850। और नेक्स्ट एरो में लिख सकते हो, एट द एंड ऑफ 19th century, the Indian jute mill industry was the largest in the world, full stop. In addition, comma, paper milling, comma, leather making, comma, rice milling industries also developed. Full stop. Heavy industries such as iron industry were established in 1814 by Britishers. तो ये मतलब एक इंडस्ट्रियल पॉइंट हो गया पुराने ज़माने में कि 19th सेंचुरी के अंत तक पहुँचते पहुँचते हमारी जूट मिल जो थी वो सबसे ज़्यादा दुनिया में मतलब बड़ी हो चुकी थी प्रोडक्शन के टर्म्स में। बाकी इसके अलावा कुछ पेपर बनाने की कंपनियां, लेदर की कंपनियां, चावल की कुछ कंपनियां या इंडस्ट्रियां वो भी डेवलप हो चुकी थी। और हैवी इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें ब्रिटिशर्स ने बस आयरन इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप करा था 1814 के दौरान। तो मतलब कुछ गिनी चुनी ही इंडस्ट्रियां थी उस टाइम पर जो थोड़ा सा प्रसिद्ध थी। तो क्लियर हो रहे हैं सारे पॉइंट्स? तो ये सब बातें जो हैं ये आपके प्री इंडिपेंडेंस एरा के थे ये सारे पॉइंट्स। तो मतलब एक बार सारे देख लेते हैं जल्दी से। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सारे फीचर्स कौन से दौर के हैं? मतलब आज़ादी से पहले की बातें हैं ये सब, इंडिपेंडेंस से पहले की बातें हैं।
कि भाई हम प्रॉस्पेरस थे, सेल्फ रिलायंट थे, शुरू में दुनिया की सारी संपत्ति का 1/3 1/4 हमारे पास था, आर्टिशंस अच्छे थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हम पॉपुलर थे। बाकी इतिहास की बात करें तो चाणक्य साहब ने किताब भी लिखी थी अर्थशास्त्र। बाकी ब्रिटिशर्स के रूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, एक ब्रिटिशर्स वाला। वो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लगाते थे, बेरोज़गारी बहुत थी, ज़मीन टूटी हुई थी, चीप प्रोडक्ट्स हम विदेश से ख़रीद लेते थे ब्रिटेन से, ज़मींदारी सिस्टम था, उधार बहुत था, फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन बहुत कम था और कुछ ही इंडस्ट्रियाँ फेमस थी। तो मतलब आप इस पूरे एरा को प्री इंडिपेंडेंस एरा के में देख सकते हो। तो क्लियर हो गए सारे फीचर प्री इंडिपेंडेंस एरा के? तो यहाँ तक ओके। चलो, तो इसको मतलब अब आप क्लोज मान सकते हो और फिर आप डाल सकते हो मेन हेडिंग नंबर 2। अब हम घुस जाते हैं अगले दौर में। तो अगला दौर कौन सा है? अब आज़ादी मिल गई, मुबारक हो। और अब हम कहाँ पहुँच गए? पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो 1947 के बाद अब क्या हुआ, अब उस पर कुछ फीचर्स लिखते हैं जी। तो नंबर 2 का हेडिंग बन गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो मतलब इसमें हम 1947 से 1991 तक के दौर की कुछ बातों को कवर करेंगे मोटा मोटी। चलो, तो 1947 में आपको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले लिखो जी, लिटरेसी रेट वॉज अराउंड 18%। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज 32 ईयर्स। तो ये सब इंडिपेंडेंस के दौर के आसपास की बातें हैं कि लिटरेसी रेट मतलब बहुत कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो भी बहुत कम थी। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया एडॉप्टेड नेहरूवियन मॉडल। नेहरूवियन मॉडल को आप हाईलाइट कर लेना। which supported social and economic redistribution, को अंडरलाइन कर लेना। तो इंडिया ने नेहरूवियन मॉडल जो है उसको अडॉप्ट करा। तो नेहरूवियन मॉडल का मतलब कि मतलब नेहरू जी जो थे वो इस बात के ज़्यादा बड़े समर्थक थे कि भाई हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी नहीं चुनेंगे, ठीक है ना, हम कैपिटलिस्ट इकनॉमी नहीं बनेंगे। तो हम कौन सी इकनॉमी बने? मिक्स्ड इकनॉमी काइंड ऑफ। तो मिक्स्ड इकनॉमी का मतलब है कि हमें पैसों का भी यानी इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रखना है और समाज का भी ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। बाकी इसको मतलब और भी कुछ कहते हैं, वो भी लिख लेते हैं बादल में। तो इसका मतलब वो बादल में लिख लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इक्विटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ग्रोथ भी हो और साथ में समाज का कल्याण भी हो, इक्विटी भी रहे, गरीब अमीर में भेदभाव ज़्यादा ना हो। तो ग्रोथ भी हो और इक्विटी भी हो, और उसी को मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं कि मतलब अमीर और गरीब के बीच में जो
डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर रहे, जस्टिस के साथ हो, ऐसा ना हो कि अमीर को ज़्यादा मिल जाए और गरीब को कम मिले, ऐसा ना हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ मतलब इक्विटी हो या जस्टिस भी हो। तो इस मॉडल को हमने फॉलो करा ताकि इन दोनों बातों को ध्यान में रख सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 5-year plans, 5-year plans were developed and monitored by, कौन करता था 5 years प्लान मॉनिटर? प्लानिंग कमीशन, राइट। तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे उस समय, और प्लानिंग कमीशन का काम ये था कि पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाएंगी, 5 साल का प्लान बनाया जाएगा इकोनॉमी को आगे कैसे चलाना है इसको लेकर। तो 5-year प्लान्स बनाए गए, ये भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद 1948, तो आज़ादी के अगले वर्ष 1948 में बताओ क्या हुआ? फर्स्ट क्या आया था? IPR, बिल्कुल सही, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। इंडस्ट्रियों को लेकर मतलब कुछ रूल्स बनाए गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो फर्स्ट IPR कह सकते हो आप। तो 1948 में पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, मतलब इंडस्ट्रियों को लेकर रूल बनाए गए। तो उसमें मुद्दे की बात लिख लेते हैं बादल में कि भाई किस बात पर फोकस किया गया। तो लिखो, एक्सपेंडेड रोल ऑफ, बताओ किसको ज़्यादा बड़ा रोल दिया? पब्लिक सेक्टर, राइट। तो शुरू में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा रोल किसको दिया? पब्लिक सेक्टर को। तो एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड लाइसेंसिंग फॉर, और किसके लिए लाइसेंसिंग लगाई? फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लाइसेंसिंग लगाई कि भाई इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और पब्लिक सेक्टर के रोल को इम्पोर्टेंस दी। हालांकि बाद में आप ये भी पढ़ोगे और आपको अगर पता होगा तो ये फ्लॉप भी हो गया कई सालों का, 1980s तक पहुँचते पहुँचते ये मॉडल बेकार हो गया। लेकिन 1948 में पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बड़ा रोल दिया और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंसेस लगाए गए थे। बाकी इसमें लिख लो फिर। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉलिसीज इन 1950s, the policies in 1950s were guided by two economic philosophies। तो नेहरू जी की जो उस समय पॉलिसियाँ थी उसमें 2 इकोनॉमिक फिलॉसफियाँ थीं, वो लिखते हैं कि क्या थीं। A, to build socialistic society with emphasis on heavy industries, with emphasis on heavy industries। और B, the Gandhian philosophy, the Gandhian philosophy of small scale and cottage industries तो उस समय जो
पॉलिसियाँ बनाई गई 1950s के दौरान, उसमें दो इकोनॉमिक फ़िलॉसफियाँ थीं। एक नेहरू जी की मान सकते हो आप फ़िलॉसफी थी। तो नेहरू जी का फोकस था कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, जितनी भी हैवी इंडस्ट्रियाँ हैं, और एक सोशलिस्टिक समाज बनना चाहिए, टू बिल्ड सोशलिस्टिक सोसाइटी। सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि जिसमें सोशल वेलफेयर हो, कैपिटलिस्ट ना हो, सोशल वेलफेयर हो। तो नेहरू जी का मॉडल ये था कि भाई सोशल वेलफेयर हो और ज़्यादा फोकस हैवी इंडस्ट्रीज़ पर रहे। और दूसरी फ़िलॉसफी थी गांधी जी की, जिसमें उनका फोकस था कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियों पर, या जो छोटी इंडस्ट्रियाँ होती हैं गांव के अंदर, उन पे फोकस करना चाहिए। तो बेसिकली उस समय जो भी पॉलिसियाँ बनी वो इसी के इर्द गिर्द बनी। तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, 12th में पढ़ा हो आपने, तो मतलब इन सब 1950s की पॉलिसियों में स्मॉल स्केल वालों को प्रोटेक्शन मिलती थी, स्मॉल स्केल वालों के लिए प्रोडक्ट्स को रिजर्व कर देते थे, स्मॉल स्केल वालों को सरकार सब्सिडी दे देती थी। तो मतलब जितनी भी पॉलिसियाँ बनी थी वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड होती थी। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो पॉलिसीज़ जो थी वो दो फिलॉसफियाँ फॉलो करती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1956 में फिर क्या हुआ? सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। फिर सरकार लेकर आई दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियों के लिए नए नियम लेकर आई। वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, वो ज़्यादा क्रांतिकारी वाले थे। पहले वाले तो ओके ओके थे। तो बताओ उसमें क्या था, मतलब मुद्दे की बात। तो लिखते हैं चलो। तो उसमें भी मुद्दे की बात वैसे तो यही थी कि अगर आपको याद हो तो उसमें बेसिकली सरकार ने क्या करा था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी ऐसे बना लिया था, जिसमें मेजर पावर्स या मेजर इंडस्ट्रियां किसको दे रखी थी? पब्लिक सेक्टर को, और जो छोटी और बेकार इंडस्ट्रियां थी वो प्राइवेट सेक्टर को। तो ये था बस। तो ये मुद्दे की बात लिखते हैं बादल में। तो इसमें आप लिख लो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स वर डिस्करेज्ड। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेज करा जाता था, वर डिस्करेज्ड, एंड मोर फोकस ऑन पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। और पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा फोकस था। तो अगर आपको याद होगा तो ये 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में भी यही कहानी थी कि पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा कंट्रोल रहे, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा आगे बढ़े, प्राइवेट वालों को डिस्करेज करते थे, उनको लाइसेंस लगा दिया था उनके ऊपर। तो वही बात हो गई मुद्दे की। उसके बाद नेक्स्ट एरो, इंडिया फॉलोड ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ओपन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड रिलेटिवली ओपन ट्रेड पॉलिसी, ओपन ट्रेड पॉलिसी। तो ये ओपन ओपन वर्ड आ रहा है, तो क्या मतलब ओपन का? कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी ओपन कह रहा है, लिखी है, ट्रेड की पॉलिसी भी ओपन हो गई थी। तो क्या मतलब है ओपन का? ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन मतलब नहीं थे, तो थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन कर दिया था। तो अगर किसी को मतलब विदेश में निवेश करना हो या विदेश में इन्वेस्टमेंट यहाँ इंडिया में करनी हो तो थोड़े से नियम लाइट कर दिए थे, ओपन कर दिए थे। इसी तरह अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, तो उसमें भी रिलैक्सेशंस दे दिए थे। तो ओपन का मतलब है कि थोड़ा सा मतलब ईजी कर दिया था, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी कम कर दी थी। तो समझ आ गया वाला पॉइंट भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एरो, बीओपी क्राइसिस, BOP crisis emerged in
1958, बस 2 साल बाद ही बीओपी क्राइसिस हो गया। तो बीओपी क्राइसिस का मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हो गए, हाँ, तो वो लिख सकते हो ब्रैकेट में कि मतलब बीओपी क्राइसिस का मतलब है कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट ज़्यादा हो गए और एक्सपोर्ट कम रह गए, बस हो गए पैसे कम। तो बीओपी क्राइसिस 1958 में इमर्ज हो गया। उसका नेक्स्ट पॉइंट, इंपोर्ट कंट्रोल्स वर मेंटेन्ड टिल 1966। फिर सरकार ने कहा कि भाई थोड़ा सा इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। इंपोर्ट्स को मतलब थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, कंट्रोल का मतलब है कम करना पड़ेगा। लेकिन वो भी कब तक ही रोक पाए, बस 1966 तक। भाई आप कब तक ही रोक लोगे? तो अगर टीचर आपको कहता है कि बच्चों शैतानी नहीं करनी, बातें नहीं करनी, तो टीचर भी कब तक ही रोक लेगा? तो ऐसे ही जब सरकार ने कहा कि इंपोर्ट नहीं करने, बाहर से इंपोर्ट मत करो, जॉन सीना की टी शर्ट मत खरीदो, तो कब तक ही रोक लेंगे, है ना? तो आप नहीं सुधरते। तो सरकार ने भी इंपोर्ट्स को कंट्रोल तो करा, लेकिन वो कब तक ही हो पाया? सिर्फ 1966 तक। तो अभी आगे जब कहानी बढ़ेगी तब बताऊंगा आपको। तो बीओपी के क्राइसिस इतने ख़राब हो गए थे कि जब 1991 तक हम पहुँचे थे, तो मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, हमारे गले में जो पैसा था, वो हिस्ट्री के इतिहास में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जा चुका था। तो मतलब धीरे धीरे बीओपी क्राइसिस इतना बढ़ गया था कि 1990s तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास जो एक्सचेंज था, फॉरेन एक्सचेंज, वो हिस्ट्री में जो अभी तक हमारा लेवल है उसमें लोएस्ट पॉइंट पे था। तो ये मतलब आगे पढ़ेंगे वैसे तो बीओपी क्राइसिस स्टार्ट हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट एरो, फ्रॉम 1950 टू 1980, मतलब 30 साल तक, फ्रॉम 1950 टू 1980, कॉमा, इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट, इंडियाज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वॉज, बताओ कितने परसेंट था? देखो जी 3.5%। तो मतलब लगभग 30 वर्षों तक हमारा जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, वो 3.5% के आसपास चल रहा। और इस ग्रोथ रेट को, इन 30 वर्षों के इस जीडीपी के ग्रोथ रेट को एक नाम दिया था, वो लिख लो बादल में। इसको बोलते थे हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये नाम दे रखा था शुरू के 30 वर्षों का जो जीडीपी के बढ़ने का ग्रोथ रेट था। फिर 1980s में लगा कि भाई ये तो थोड़ा कम है, तो बाद में रिफॉर्म्स आए खैर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा 1966 में भी एक बड़ा इवेंट हुआ, बताओ क्या? में क्या हुआ था? एक और कुछ हुआ था ना, हम इस टाइम पीरियड में 1966 में भी एक बड़ा इवेंट हुआ था, हरे रंग की क्रांति है। हाँ राइट, तो 1966 में लिखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हो HYV सीड्स। HYV की फुल फॉर्म भी लिख लो, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। तो 1966 में भी एक बड़ा इवेंट हुआ था, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी, तो इसलिए वो ईयर मेंशन कर लिया। और इसी में नेक्स्ट एरो, ड्यू टू फूड शॉर्टेज, ड्यू टू फूड शॉर्टेज, कॉमा, इंडिया हैड टू डिपेंड ऑन, तो ये पूछ लेता है,
तो खाने की कमी हो गई थी थोड़ा सा 1966 तक पहुंचते पहुंचते, फूड शॉर्टेज हो गया था, तो इंडिया को किस पर डिपेंड होना पड़ा? यस, यूएस, अमेरिका पर, फॉर फूड एड। तो हमारे यहाँ गेहूं जो था, वीट, भर भर के अमेरिका से फिर आया। उसके बाद नेक्स्ट एरो, 1969 में भी कुछ हुआ था, बताओ क्या? 1969 में क्या हुआ था? बताओ। बैंक से है कुछ, नेशनलाइजेशन, बिल्कुल सही जी। तो लिख लो 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया कि भाई मान लो एक बैंक पहले इसी एरिया में है, तो फिर इसको बोला गया कि भाई तुम खाली एक जगह मत रहो, तुम अपनी ब्रांचेस पूरे भारत में खोलो। तो ऐसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जो बाद में मतलब और बढ़ा दिया था। खैर, तो 1969 में 14 बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। बाकी 1980 भी लिख लो, 1980 में 6 मोर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, फिर और 6 बैंकों को भी नेशनलाइज्ड कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट एरो, द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 1950 परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 1965 टू 1981, 1965 से लेकर 1981 तक की जो हमारे देश की परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी? इज, तो बड़ा बड़ा लिखना है, वर्स्ट। तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस इस दौर में कंसिडर हुई थी, इज वर्स्ट। फिर नेक्स्ट एरो, ड्यूरिंग 1960s एंड 1970s there were लाइसेंस राज। लाइसेंस राज, लाइसेंस राज का मतलब, हाँ वही जो पहले पॉइंट आया था कि प्राइवेट सेक्टर वालों को लाइसेंस लेना पड़ता था अगर वो अपना नया इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर वालों को लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। उसके बाद नेक्स्ट एरो, मेजर ड्रॉट, DROUGHTs, मेजर ड्रॉट्स वर देयर इन 1966 एंड 1967। तो सूखा पड़ गया था। तो कब पड़ा था मेजर सूखा? 1966 और 67 में। एंड ऑयल शॉक्स, ऑयल शॉक्स ये क्या है सर? तेल भी कम हो गया था। हाँ, ऑयल शॉक्स का मतलब है हमको इंडस्ट्रियाँ चलाने के लिए तेल चाहिए, तेल तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, हमारे देश में तो तेल है नहीं, ये तो पता है आपको। तो जहाँ से हम तेल इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे तेल मतलब कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो फिर हमको तेल भी नहीं मिल पाया प्रॉपर बकायदा। तो ऐसा भी कब कब हुआ? ऑयल शॉक्स इन 1973 एंड 1979। तो तेल के झटके लगे हमें कि तेल ख़त्म हो गया, मिल नहीं रहा, 1973 में और 1979 में। इसके बाद फिर 1969 में एक और चीज़ हुई थी, एक कानून आया था, बताओ कौन सा कानून इंट्रोड्यूस हुआ था? आपने पढ़ा है?
1969 में एक इवेंट, एक कानून का MRTP, राइट। तो लिख लो नाम, द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP आप बोलते हो उसको। ये इंट्रोड्यूस हुआ था, हालांकि अब ये हट गया, फिर 2002 में कंपटीशन एक्ट आ गया था इसकी जगह, लेकिन हम तो उस दौर की बातें लिख रहे हैं, तो ये भी मतलब एक इवेंट मेंशन कर लिया। तो उस समय MRTP मतलब कि ये एक्ट आया था। तो इसका काम ये था कि मतलब ये भी मतलब एक रिस्ट्रिक्टिव नेचर का कानून था। ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को बड़ा होने से रोकता था कि अगर मान लो मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी हो रही है, तो मुझे डर था कि कहीं आप मोनोपोली ना बना लो, तो मैं आपको रोकूंगा। तो ये कानून जो था ये किसी भी प्राइवेट कंपनी को बड़ा बनने से रोकता था, MRTP है, जो बाद में वैसे हट गया। और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, स्ट्रिंजेंट लेबर लॉज। स्ट्रिंजेंट, हाँ, स्ट्रिंजेंट वर्ड का हिंदी में मतलब होता है कठोर। लेबर लॉज जो थे वो बहुत कठोर थे, हार्श लिख सकते हो। तो इसीलिए इंडस्ट्री वाले डरते थे, मतलब लेबर लॉज बहुत कठोर थे कि आपने अगर मजदूर का, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, अगर आपने मजदूर को एक दिन पैसा लेट दिया तो सरकार कहती थी आपको 1 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब लेबर लॉज जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो इसीलिए इंडस्ट्री वाले डरते थे, वो कहते थे छोड़ो, मजदूर को रखेंगे ही नहीं, मशीन से काम करवाएंगे। तो मतलब ये ब्रैकेट में लिख सकते हो कि इट डिस्करेज्ड लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। तो अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो मैं तो डरूंगा मजदूर को नौकरी पे रखने से, क्योंकि मुझे पता चला मजदूर ने कंप्लेन कर दी मेरे खिलाफ तो फैक्ट्री बंद। तो इसीलिए मतलब लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक नहीं यूज़ करते थे उस समय इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्हें डर था कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो क्लियर हो गई कहानी। तो मतलब ये पूरा दौर जो था, ये सारी बातें कौन से दौर की थी? पोस्ट इंडिपेंडेंस, लगभग मतलब 30 ईयर्स। हेडिंग में हालांकि 50 साल है, लेकिन हमने सिर्फ 1980 तक मोटा मोटा कवर करना है इसके अंदर। तो लिटरेसी रेट कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, नेहरूवियन मॉडल हमने ऑप्ट कर लिया, 5 ईयर प्लान्स बनाए, प्लानिंग कमीशन हेड था। बाकी की इवेंट्स देख लो, 1948 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आई। उसके बाद 2 तरह की इकोनॉमिक फिलॉसफी थी, एक नेहरू जी की हैवी इंडस्ट्री पे फोकस करना, एक गांधी जी की स्मॉल इंडस्ट्रियों पर फोकस करना। बाकी 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आ गई, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पॉलिसी थोड़ा सा ओपन कर दी। 1958 में BOP में क्राइसिस आ गया, इंपोर्ट्स को 1966 तक ही हम रोक पाए, ग्रोथ रेट 3.5% चला। 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आ गया, खाने की कमी हो गई तो US से खाना मंगवा लिया। 1969 में 14 बैंक राष्ट्रीयकरण कर दिए, नेशनलाइज्ड। फिर 1980 में 6 और कर दिए। 65 से 81 का समय सबसे ख़राब था। 2 बार लाइसेंस राज चला करता था, 2 बार सूखा आ गया 1966 और 1967 में, 2 बार तेल के झटके लग गए 1973 में और 1979 में, और MRTP एक्ट आ गया था 1969 में, और लेबर लॉज बहुत कठोर थे। तो क्लियर होगी कहानी? ठीक है, तो ये मतलब आप मान सकते हो कि ये दूसरा एक पूरा जो चरण था वो हो गया।